चलिए अब हम क्लास कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, ठीक ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब ध्यान से सुनते रहिएगा। आप लोगों को हमने पिछली क्लास में यहाँ पर पढ़ा दिया था कि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट्स और शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है। कितने लोगों को पता है? सब लोगों को समझ में आया था? यस यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाइए, शिल्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं। एक बार और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये रहा आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज, ये रहा आपका 3D सीरीज, ठीक है। जब आप 3D सीरीज में देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा आपका कौन सा 3D, और ये रहा आउटर मोस्ट सेल आपका 4s। 4s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे कि भैया ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, स्कैंडियम में कितना होता है? तो अगर मैं बोलूं तो D1 होता है। तो यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा डी में, ठीक है। अगर डी में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ध्यान से सुनिएगा कि ये निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन हो रहा है, इसको शिल्डिंग की तरह काम करेगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि भाई आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो है वो और न्यूक्लियस, क्या उसका फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की वजह से? बताइए आप लोग। हेलो, यस सर। यस सर। नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? सर एक बार रिपीट करना। ध्यान से सुनो आप लोग। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि भाई मान लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? स्कैंडियम का। स्कैंडियम में कितना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2 है। चलिए यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ। अब ये न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल का मतलब कि सबसे बाहरी कक्षा वाला 4s ही है ना, सबसे बाहरी कक्षा में। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस और जो 4s में जो 4s2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है वो देखिए, क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। बोलते रहो Yes, आप, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, 3D1 में स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, तो अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। यस सर। आप ध्यान से देखिएगा कि जो न्यूक्लियस और बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था, जैसे मान लीजिए कि स्कैंडियम से कहा गया मैं टाइटेनियम, तो 3D2 हो गया, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ठीक है 3D3 हो गया, तो क्या हो गया? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्कैंडियम से जब मैं टाइटेनियम जाऊंगा तो क्या एक प्रोटॉन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा न्यूक्लियस में? टाइटेनियम से वेनेडियम जाऊंगा तो एक और प्रोटॉन बढ़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है कि प्रोटॉन बढ़ा है, एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बाहरी वाला सेल का इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। समझ गया आपको? यस सर। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जो शिल्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट, किसकी बात करते हैं हम लोग? शिल्डिंग इफेक्ट की। वो सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है यहाँ पर? एस का होता है। डी का वीक होता है, एफ का सबसे वीक होता है। तो अब यहाँ पे जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं वो डी में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी डी इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि भैया न्यूक्लियस में तो उतने ही प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं ना, एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है साथ में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीनिंग पावर है ना इलेक्ट्रॉन का, कि भैया यहाँ पे क्या करेगा? इसको रिपल करेगा। क्या करेगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, ठीक है। क्या होंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो शिल्डिंग पावर है वो डी का क्या है? कम है, पुअर है कि नहीं? तो जब यहाँ पे पुअर है तो अब होगा क्या कि भैया हम स्कैंडियम से टाइटेनियम गए तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और एक प्रोटॉन भी ऐड होगा। तो पुअर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उसका क्या हो रहा है? शिल्ड नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से एक प्रोटॉन बढ़ गया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे हो ना बाहर वाला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, येलो वाला, वो क्या हो जाएगा? पास आने लगेगा। क्या होगा बताइए? न्यूक्लियस के पास आने लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा।
तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग होगा। तो शुरू के सीरीज में आप देखोगे कि स्कैंडियम से टाइटेनियम क्रोमियम तक जाओगे ना आप लोग, कहां तक जाओगे? क्रोमियम। क्रोमियम तक। तो जेड इफेक्टिव जो है ना आपका, जेड इफेक्टिव वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है स्क्रीनिंग पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। तो आप ध्यान से सुनिए, इफेक्टिव जब जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो यानी कि जो बाहर वाला ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन है इस पे FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का ज्यादा होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या स्क्वीज होके नीचे अंदर आएगा कि नहीं आएगा? और अंदर आएगा तो मेरी साइज क्या हो जाएगी? घटेगी। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक क्या होगा आपका कि एट द हाँ ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो आपका है साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीजेस ड्यू टू जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। ठीक है, फिर अब बात करेंगे कि मान लीजिए कि मैग्नीज से हमने कहाँ गए? कोबाल्ट तक गए। मैग्नीज से जैसे ही हम कोबाल्ट तक जाएंगे ना, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि मैग्नीज में गए तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर कोबाल्ट में गए, सॉरी आयरन में गए तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, कोबाल्ट में गए तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा? इधर एक क्या होगा? प्रोटॉन भी तो ऐड होता रहेगा ना। तो जैसे ही प्रोटॉन ऐड होगा तो अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे इतना सफिशियंट 7 से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 3D में? अगर कोबाल्ट तक जाऊंगा तो 3D क्या हो जाएगा? 7, यानी कि डी में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो अब हमारे पास क्या है ना कि सफिशियंट स्क्रीनिंग हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? बहुत ज्यादा हो गए। इतना स्क्रीनिंग हो रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं येलो या व्हाइट को ये कलर ले लेता हूँ, व्हाइट कलर, अब ध्यान से सुनिए, इस इलेक्ट्रॉन पे सब के सब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर की तरफ रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो यानी कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया कि अंदर ये जो देख रहे हो एक पर्दे की तरह काम कर रहे हैं सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने ही नहीं दे रहे क्योंकि रिपल कर रहे हैं। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि एट द मिड ऑफ द सीरीज में कि भैया मैग्नीज आयरन कोबाल्ट तक जाओगे तो स्क्रीनिंग इतनी सफिशियंट हो जाती है कि जेड इफेक्टिव, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग पावर, स्क्रीनिंग पावर जो है वो, या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दीजिए, क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। जिसकी वजह से ये वाला जो येलो वाला इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ना, ना वो बाहर जा पाता है ना अंदर, यानी कि साइज आपकी क्या रहती है? रिमेन सेम रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट द मिड ऑफ द सीरीज क्या हो जाएगा? एट द मिड ऑफ द सीरीज में एटॉमिक साइज नियरली सेम। ठीक है, नियरली क्या हो गई? सेम हो गई। फिर आप बात करोगे कि भैया मान लो इसको निकेल तक एक्सटेंड कर लो, हम जब कॉपर से क्या करते हैं? जिंक तक जाते हैं ना, तो अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्योंकि कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन, फिर जिंक में जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब क्या हो गया है? D10 हो गया है। D10 होने का मतलब कि यहाँ पे देखिए ना, इतना सफिशियंट इलेक्ट्रॉन हो गया है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था अपोजिट चार्ज होने की वजह से, वो अब नहीं लगेगा। यानी कि एट द एंड पे क्या हो जाएगा? स्क्रीनिंग पावर इतना ज्यादा है कि जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है आपका? कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा हो गया है। उस केस में क्या होगा? ये जो येलो वाला आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ना, अब ये बाहर शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लग नहीं रहा है। अट्रैक्शन लगता तो पास आता, लेकिन शिल्डिंग की वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया है? कम हो गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और दूर जाने लगता है, यानी कि साइज आपकी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, कम होने की वजह से, एट द एंड पे क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ द सीरीज, एंड ऑफ द सीरीज में क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इतना क्लियर हुआ क्या? बताइए आप लोग, Yes, sir. सबको Yes, क्लियर sir. हुआ? यस सर।
पूछते रहिएगा अगर जहां ना समझ आए। सेम थिंग है पेन, आप लोग यहाँ पर भी देखिएगा कि जो मैंने यहाँ पे 3D सीरीज के लिए बोला है ना, ये कौन सी सीरीज है आपकी 4D, और ये कौन सी सीरीज है आपकी 5D। तो जो पैटर्न होने वाला है ना, सेम पैटर्न यहाँ पर इसके लिए भी होने वाला है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया शुरू में जो साइज है यहाँ से यहाँ तक आपकी साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी, फिर यहाँ से यहाँ तक साइज क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, यहाँ से यहाँ तक साइज क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाई साइज क्यों बढ़ता है, क्यों कांस्टेंट होता है और क्यों घटेगा, तो आप क्या बोलोगे कि शुरू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगता है तो पास आने लगता है, स्क्वीज होता है, जिसकी वजह से साइज मेरी क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर बीच में क्या होता है, स्क्रीनिंग और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों कंपनसेट कर देते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी साइज क्या होती है, इक्वल रहती है, मतलब इक्वल तो नहीं, नियरली सेम रहती है, जिसको हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। और आखिरी में स्क्रीनिंग पावर इतना ज्यादा हो जाता है क्योंकि डी ऑर्बिटल में 9 से 10 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो स्क्रीनिंग सफिशिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो जाता है। और जब कम होगा तो भाई ओबियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर कम लगेगा, तो वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा और साइज मेरी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम ट्रेंड जो है आप 4D के लिए भी लगाओगे और 5D के लिए भी आप सेम ट्रेंड लगाओगे। यानी कि 3D का जो बिहेवियर है ना, एटॉमिक साइज का पहले घट रहा है, कांस्टेंट है, फिर बढ़ रहा है, तो सेम थिंग 3D 4D 5D 6D के लिए आपको लगाना है। ठीक है, यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर तो हमने समझ लिया कि भैया आपका एटॉमिक साइज क्या है, वो पहले घटेगा, कांस्टेंट होगा और फिर बढ़ेगा। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई ग्रुप में देखते हैं। ग्रुप में देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर क्या लेंथेनम एलिमेंट होता है कि नहीं होता, यस सर। 57 पे लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद से आप देख रहे हो कि 57 के बाद से यहाँ पे 71 से लेकर के सॉरी 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 57 के बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 58 से 70 तक कि कौन से एलिमेंट होते हैं, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं कि नहीं होते, 71 तक। यस सर। ठीक है, तो ये वाले जो भैया बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट आने का मतलब तो भैया आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है n-2 एफ सब सेल में एंटर करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब सुनिएगा, अब मैं ये बोलूं कि यहां पर जो है ना, अब ये स्क्रीनिंग वाला मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 3D का मतलब क्या हुआ कि ये 4th पीरियड है, ठीक है, और ये 4D का मतलब क्या है कि ये आपका 5th पीरियड है, और यहाँ पर क्या है 5D का मतलब क्या है कि ये जो आपका है वो कौन सा है, 6th पीरियड है। कौन सा, 6th पीरियड। अब आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए कि स्कैंडियम में कितने ऑर्बिट होंगे, 4 ऑर्बिट, ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए न्यूक्लियस है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। स्कैंडियम के बाद यहाँ पर कितने पीरियड होंगे, तो सॉरी 5th पीरियड है, यानी कितने ऑर्बिट होंगे, तो भाई 1 2 3 4 5th, यानी कि एक यूनिट इतना साइज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। आप 6th में आओगे तो कितने हो जाएंगे, ये रहा आपका न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इतना जो है एक सेल बढ़ेगा तो क्या हमारी एटॉमिक साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यस सर। बाकी सभी लोग एग्री कर रहे हो आप लोग, यस सर। यस। चलिए बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी एटॉमिक साइज की हम बात कर रहे थे ना दोस्तों, तो वो एटॉमिक साइज जो है, अगर आप स्कैंडियम से एटेरियम जाओगे, ग्रुप में बात कर रहे हैं, किसमें, ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप में, तो स्कैंडियम के बाद एटेरियम, एटेरियम के बाद लेंथेनम, तो स्कैंडियम का एटेरियम और एटेरियम के बाद क्या हो जाएगा आपका लेंथेनम होगा। यानी कि जब मैं यहाँ पे अब इसको इरेज कर देता हूं, जब मैं एटॉमिक साइज की बात करूंगा, किसकी, एटॉमिक साइज, तो आपका सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लेंथेनम, फिर एटेरियम, और फिर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि लेंथेनम के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, हैफनियम है, क्या, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम,
ठीक, तो इनमें टाइटेनियम और जिरकोनियम में सबसे ज्यादा किसकी साइज होगी? जर्कोनियम। टाइटेनियम और जिरकोनियम में साइज किसकी बड़ी होगी? कोई बताएगा मुझे? जिरकोनियम की बड़ी होगी और उससे बड़ी ऑफकोर्स हफ्नियम की। जिरकोनियम की ना, क्योंकि एक सेल क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 सेल है और आगे जाओगे तो 4 से 1 सेल बढ़ जाएगा, यानी कि ऑब्वियसली साइज मेरी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो है टाइटेनियम और जिरकोनियम में जो साइज होने वाली है वो जिरकोनियम की बड़ी होने वाली है। लेकिन जब हैफनियम पे आएंगे ना, कहाँ आएंगे? हैफनियम पर। कहाँ पर दोस्तों? हैफनियम पर। तो जो आपकी साइज हो जाएगी वो नियरली क्या हो जाएगी? सिमिलर, सेम। नियरली कांस्टेंट हो जाएगी, जिरकोनियम के बराबर ही हो जाएगी। इसका रीजन मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, लेकिन आप लोगों को पढ़ा एक और बार बता देता हूं कि इसका रीजन क्या होता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका क्या रीजन होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए हम थोड़ा आखिरी में आ जाते हैं। इधर इस स्लाइड में देख लीजिएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, हाँ यहाँ पे देखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? क्या क्या लिखा था हमने? जिरकोनियम था, जिरकोनियम नहीं नहीं नहीं, रहने दो, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं एक स्लाइड यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। मुश्किल है, हाँ ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर कि भाई आपका ये रहा टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम पे जब आप आते हो ना, तो साइज आपकी ऑलमोस्ट नियरली सेम हो जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है। रीजन इसका क्या था वो आप सुन लीजिएगा कि भाई अगली स्लाइड में, कि यहाँ पर हमने क्या करा कि ये रहा आपका टाइटेनियम, फिर जिरकोनियम और हैफनियम। हुआ क्या कि यहाँ पर कांस्टेंट क्यों हो रहा है? तो टाइटेनियम के इधर आप आओगे ना, तो 14F एलिमेंट आपने देखा था कि N-2 F सब सेल में क्या 14 एलिमेंट लेंथेनम के बाद ऐड हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? यस सर। ठीक है, तो हमारा टाइटेनियम के बाद जिरकोनियम का बढ़ा, उसके बाद सिमिलरली कांस्टेंट हो गया। रीजन उसका क्या था? सुनते रहिए कि भाई जिरकोनियम से अगर हैफनियम में जाओगे, तो अगर मान लीजिए कि जिरकोनियम को बोल देता हूँ कि भैया कितने सेल है इसके? 2 3 4। कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हैफनियम का कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो ऑब्वियसली इसका 5 होगा, तो साइज बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक सेल ये इतना एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो बताओ आप लोग, साइज यस सर। बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? इसमें 4 है, इसमें n की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 5 है। तो साइज मेरी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? यस सर। बढ़नी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा? तो वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो चलिए आ जाए, अब ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही मैं हैफनियम में आऊंगा, तो हैफनियम की दो कहानी होने वाली है कि भैया पहले तो मेरा n की वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। तो इतना जो है साइज मेरा क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए था। लेकिन वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कि अब इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको क्या करता हूं? मिटाता हूं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझाता हूं। ये रहा आपका न्यूक्लियस, और ये मान लेते हैं कि भैया ये रहा आपका 5s2 का इलेक्ट्रॉन, और इधर जो है आपका 3f है, नहीं 4f होगा, 4f होगा, और ये क्या हो जाएगा? 6s2 का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों ने देखा था कि SPDF सबसे पुअर स्क्रीनिंग किसकी होती है? 4f की होती है कि नहीं? यस सर।
तो अब होगा क्या कि ये रहा आपका 6s2 न्यूक्लियस और 6s2 का ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6s है 6s2 का, तो एक ही इलेक्ट्रॉन में दिखाता हूं, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता हूं, नहीं लिखता। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, रीजन क्या है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला है और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसमें 14 एलिमेंट जाएगा, मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहाँ पर एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा एक और प्रोटॉन बढ़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो एक और प्रोटॉन बढ़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा तो एक और प्रोटॉन बढ़ेगा। ऐसे करते करते क्या 14 प्रोटॉन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे न्यूक्लियस में? तो 14 इलेक्ट्रॉन 4f में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए आप लोग, Yes, sir. कितने लोग एग्री कर रहे हैं? Yes. समझ गए आप लोग? तो हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे चेक करिए कि भैया जो प्रोटॉन 14 प्रोटॉन ऐड हुए तो 14 यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में बढ़ गया, लेकिन एफ जो एफ सब सेल है ना, एफ इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पावर क्या है, बहुत पुअर है। इसकी वजह से ये जो पुअर है ना स्क्रीनिंग पावर 14 एफ इलेक्ट्रॉन का, उसको हम बोल देंगे कि भैया ये जो है पुअर होने की वजह से जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। तो जब डोमिनेटिंग होगा यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जेड इफेक्टिव जो है वो बहुत ग्रेटर देन कंपेयर टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. समझ गए आप लोग? Yes, Yes, sir. यानी कि Yes, अब sir. देखिए जब जेफ यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है। जब जेफ आपका बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि अब ये जो ऑर्बिट यहाँ दिख रही है ना, आइडियली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, थोड़ा कहाँ आ जाएगी, अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। यानी कि इतना आपका साइज क्या हो गया है, घट गया है, रिड्यूस हो गया है साइज। और इसी को हम बोल देते हैं 14f इलेक्ट्रॉन की वजह से साइज रिड्यूस होता है तो हम उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बात आती है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने क्या बोला था कि भैया फिफ्थ पीरियड से हम कहाँ गए, सिक्स पीरियड में, तो n की वैल्यू बढ़ गई ना मेरा, 4 से 5 हुआ तो n की वैल्यू बढ़ी, तो हमारा साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो गया आपका, घट गया। और तो एक बार क्या हो रहा है देखिएगा, फिफ्थ पीरियड से आप जब सिक्स पीरियड में जाओगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो रही है, 4 से 5 जा रही है, तो आपका जो साइज होना चाहिए वो इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। और जब आप फोर्थ से फिफ्थ जा रहे हो तो उसमें क्या आ रहा है, 14f इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो जो आपकी साइज है क्या वो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? sir. तो साइज डिक्रीज हो रही है, तो इसकी वजह से एक फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है कि साइज इंक्रीज हो रही है, एक फैक्टर की वजह से साइज डिक्रीज हो रही है, तो जितना बढ़ा उतना घट गया, तो क्या कंपनसेट हो गया, यानी कि साइज में कोई ज्यादा इजाफा नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे कि जो 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट यहाँ पर स्कैंडियम और एटीरियम लेंथेनम को छोड़ करके बाकी के बाद जो 14 है, क्योंकि लेंथेनम के बाद ही 14 एलिमेंट आता है, तो यहाँ पे देखोगे कि भाई 4D और 5D में जितने भी एलिमेंट होंगे, जिरकोनियम और हैफनियम, ठीक है, या नोबियम या टेंटलम या मोल्बिडनम, या फिर आप टंगस्टन की बात करिए, चाहे टेक्नीशियम चाहे रेनियम की बात करिए, चाहे यहाँ पर रुथेनियम चाहे ओस्मियम, चाहे रोडियम चाहे इरेडियम, पैलेडियम या प्लेटिनम, या सिल्वर या गोल्ड, या फिर कैडमियम या मरकरी, इनकी साइज क्या हो जाएगी, नियरली सेम हो जाएगी। समझ गए आप लोग? Yes, sir. ड्यू टू Yes, sir. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या 6D सीरीज का, सॉरी 5D सीरीज का, इसका जेफ ज्यादा होगा कि नहीं होगा कंपेयर टू ये 4D सीरीज की बात करता हूँ? Yes, sir. Yes, sir.
क्योंकि 14, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़े बहुत बता देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये रहा जिंक, फिर उसके बाद से कैडमियम और फिर मरकरी, किसकी साइज इसमें ज्यादा होगी? तो भैया जिंक का सबसे कम होगा, फिर कैडमियम का, और कैडमियम मरकरी में नियरली सेम होगा। ठीक है, ये आपकी साइज होगी, एटॉमिक साइज। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर जेफ की बात करता हूं, तो जेफ में सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मरकरी का होगा, फिर उसके बाद से कैडमियम का, और फिर जिंक का होगा कि नहीं होगा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए यहाँ पर कॉपर एटॉमिक साइज देखिए, कॉपर, सिल्वर और एयू, किसका साइज बढ़ेगा, किसका साइज ज्यादा होगा? ऑर्डर बता सकते हो आप लोग? एटॉमिक साइज की बात कर रहा हूं। एक बात बताइए, कॉपर में हो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 4 है, और यहाँ पर आओगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो ऑब्वियसली सेल बढ़ गया, एक सेल एडअप हो गया तो साइज बढ़ गई। तो कॉपर से बड़ा सिल्वर, और सिल्वर के बाद क्या हो जाता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। सिल्वर से क्या हो गया? आप गोल्ड में आओगे तो क्या आ जाएगा? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज आपकी क्या हो जाएगी? नियरली सेम हो जाएगी। ठीक, इतना डन? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली आप निकिल और प्लेटिनम में आप देख लीजिए, तो यहाँ पर वही आपको पैटर्न मिलने वाला है। आप लोग इसके हिसाब से आप इसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा। अब बात आती है, नया टर्म्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी बात करेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं वो समझा देता हूं आप लोगों को कि मान लीजिए कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, और ये एटम का पहला सेल है, सॉरी हाँ, पहला क्या, सबसे बाहरी वाला सेल ही बना देता हूँ। ये सबसे आउटर मोस्ट सेल है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में, अगर मैं इतनी एनर्जी दे दूं, क्या दे दूं? इतनी एनर्जी इसको दे दूं एक न्यूट्रल एटम से कि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ करके एटम के ऑर्बिट को क्या चला जाए? बाहर चला जाए, एस्केप कर जाए। ठीक है, तो जो हम एनर्जी देंगे ना वो एटम को कि भैया इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाए, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन। और जो एनर्जी रिक्वायर होती है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम बोल देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, यहाँ पे sir. लिख सकते हैं कि टू एस्केप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। ठीक है, टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम। तो जो एनर्जी होगी उसको हम बोल देंगे कि भाई साहब ये जो एनर्जी है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन अब आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि भैया वो इलेक्ट्रॉन और उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी के दो फैक्टर्स बताने वाला हूं यहाँ पर, कि ये रहा आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1 क्या है? साइज। किसकी बात करेंगे हम लोग? साइज की। और दूसरा जेड इफेक्टिव की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? साइज चेक करोगे, और फिर उसके बाद से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप चेक करोगे। तो हमारा ये हो गया आपका एटॉमिक साइज। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे भाई? कि अगर मान लीजिए कि किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी है, और यहाँ पर क्या बोल देता हूं मैं? एटॉमिक साइज की। अगर आपकी साइज बढ़ेगी, साइज इंक्रीज होगी, तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir.
ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा Z इफेक्टिव, क्या अगर यहाँ पे देखिएगा Z इफेक्टिव अगर आपका क्या कर रहा है, Z इफेक्टिव अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंक्रीज हो रहा है, Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो क्या आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? कितने लोग बता सकते हैं? इंक्रीज होगा। बढ़ेगा, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, इसको और उतना टाइटली होल्ड करेगा न्यूक्लियस, जिसकी वजह से हमें और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है उसको सबसे पहले आप क्या करोगे भैया, साइज चेक करोगे। क्या करोगे? साइज चेक करोगे। और अगर लगता है कि भैया साइज आपका क्या हो गया है, नियरली सेम आ रहा है, चाहे कांस्टेंट आ रहा है, तब आप अगला फैक्टर कौन सा चेक करोगे बताइए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो चलिए हम लोग अब आते हैं अपने मुद्दे पर। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि स्कैंडियम से आप कहाँ जाते हो, एटीरियम, एटीरियम से आप लैंथेनम जाते हो। तो यहाँ पर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइज। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भैया यहाँ पे अगर मैं साइज का टर्म लिखूं तो स्कैंडियम, फिर उससे ज्यादा इटेरियम, और उससे ज्यादा साइज किसकी होती है, लैंथेनम की। तो इलेक्ट्रॉन लैंथेनम साइज बड़ा होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कम लग रहा है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो अब बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो क्या लैंथेनम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, फिर एटेरियम की, और फिर स्कैंडियम की? सही लिखा कि नहीं लिखा बताइए? यस सर। यस सर। यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्कैंडियम की, क्योंकि वो सबसे इलेक्ट्रॉन सबसे पास यहाँ पर होगा। जिसकी साइज बड़ी उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर टाइटेनियम में आते हैं। टाइटेनियम में आखिरी के जो इंपॉर्टेंट्स हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। ये आपका एक तो हो गया, इसको मैं ऐसे गोला कर देता हूं, वैसे तो आप लोग समझ जाओगे। अब बताइए अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब जिंक से आप कहाँ जाइए, ये रहा साइज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जिंक है, फिर आपका कैडमियम है, और ये रहा आपका मरकरी। इनमें आप देखोगे कि जिंक के बाद कैडमियम में जाओगे तो एक सेल बढ़ जाता है, तो साइज ऑफ कोर्स बढ़ने वाली है। लेकिन कैडमियम से मरकरी जब आप जाओगे तो साइज क्या हो जाती है, नियरली सेम। सेम क्यों होती है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 14f इलेक्ट्रॉन की वजह से। होता है कि नहीं होता बताइए आप लोग? चलिए अब ये देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो ओबियसली आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा साइज जिंक का सबसे कम है। जिंक का साइज क्या है, यहाँ पर हमने उल्टा लिख दिया था क्या दोस्तों? नहीं नहीं नहीं, नो सर। सही सही। अब एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पर जो जिंक है, और मैं एक सेकंड मुझे चेक कर लें। सही। हाँ आ जाइए, यहाँ पर आप देखोगे कि जो साइज है ना वो जिंक का क्या है, क्या बोलते हैं कि कम है, कैडमियम का क्या है, आप ज्यादा है, और मरकरी का कैडमियम के नियरली सेम है। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर आप देखिएगा कि कैडमियम की साइज क्या है, बड़ी है कि नहीं? यस सर। यस और सर। यहाँ पर जिंक की साइज क्या है आपकी? छोटी। छोटी है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि जिंक का साइज क्या है, कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं होगा कंपैरिजन टू यस कैडमियम? सर। यस सर। तो अब एक बात बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पर जिंक का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आ जाइए, इंटरेस्टिंग सवाल क्या आने वाला है भैया, कैडमियम की भी साइज और मरकरी की भी साइज क्या है आपकी, नियरली सेम है कि नहीं? यस सर।
तो अब हमें कौन सा फैक्टर चेक करना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, Z इफेक्टिव। ठीक है। अब बताइए, अगर मैं बोलूं कि भैया ये कैडमियम है और यहाँ मरकरी है, यहाँ पे ना 14 F इलेक्ट्रॉन आता है और उतने ही प्रोटॉन आते हैं, 14 प्रोटॉन आते हैं। तो ये पुअर होता है 14 प्रोटॉन, तो जहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा होगा वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ऐसे ही मान लो आप लोग। तो अब एक बात बताइए कि इनमें से जेड इफेक्टिव कैडमियम का ज्यादा होगा कि मरकरी का? बताइए आप लोग। मरकरी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली मरकरी का क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, क्योंकि अब आप किसका चेक करने वाले हो भाई? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कैडमियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, कम है कंपेयर टू मरकरी के। तो यहाँ पे देखिएगा जो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी वो कैडमियम का ज्यादा हो जाएगा, सॉरी मरकरी का, कैडमियम का जो है मरकरी से कम होगा, ठीक है, क्योंकि मरकरी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैडमियम से ज्यादा होगा ड्यू टू 14 F इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक है। तो अब इसको अगर आप करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे रखोगे आप लोग ना, तो ये मिलेगा, देखिएगा कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये रहा Hg, उसके बाद से आपका क्या आएगा? जिंक आएगा, और फिर क्या आएगा? दोस्तों इधर आ जाइए आप लोग, इधर इधर। हेलो, ग्रुप नंबर 30, ग्रुप नंबर 29 का हमने देख लिया था, अब आते हैं ग्रुप नंबर 28 में। हेलो प्लीज, हेलो, हाँ प्लीज आप देखिए, कोई भी हो आप आवाज मत करिए। हाँ, यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ग्रुप नंबर ना 28 पे। बताइए निकेल से कहाँ जाऊंगा मैं? पैलेडियम जाऊंगा तो क्या मेरी साइज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस और सर। प्लेटिनम जाऊंगा तो साइज मेरी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? ऑब्वियसली आपको वही ट्रेन करना है कि भैया साइज बढ़ गई। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करूंगा तो प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद से किसका होगा? निकल का, और उसके बाद से किसका हो जाएगा? पैलेडियम, ठीक है। सिमिलरली आप आ जाइए ग्रुप नंबर 17 में, कोबाल्ट वाले में। तो अब बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर ट्रेंड बोलूंगा तो इरिडियम का सबसे ज्यादा, फिर आपका कोबाल्ट का, और फिर रोडियम। तो सिमिलरली ऐसे ही आपको निकालना है। साइज आपको पता ही है कि भैया 3D से 4D में जाओगे तो एक सेल बढ़ जाएगा, तो साइज मेरी बढ़ जाएगी, लेकिन अगले वाले में नियरली सेम हो जाएगा। तो ठीक है, आपको दो प्रॉपर्टीज हमने क्लियरली मेंशन, अच्छे से समझ में आ गया होगा, आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा जो है एटॉमिक रेडियस। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट वगैरह मैंने बताया, ये फिर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है वो भी बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं अगला कौन सा है? कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। किसकी बात करेंगे हम लोग? किसकी बात करेंगे हम लोग? कलर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट की, ठीक है। आप लोगों से एक बात कहनी है कि यहाँ पर जैसे ना कि मान लीजिए कि आपने जो जितने भी एलिमेंट आपने देखा था इधर, ये आप देख रहे हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सभी के सभी ना, इनमें से सभी तो नहीं पर मोस्ट ऑफ जो है ना कलर्ड एटम होते हैं। क्या होते हैं? ये सारे के सारे कलर शो करते हैं बहुत अच्छे, कोई पिंक तो कोई रेड तो कोई येलो तो कोई ब्राउन, या जो भी कलर होगा इनका, ये सारे के सारे जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं ना, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। तो ये कलर क्यों शो करते हैं उसका रीजन आप लोग सुनिएगा कि भैया इन्होंने पूछा हुआ कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो कलर, यानी कि ये कलर क्यों शो करते हैं, तो उसका रीजन क्या है? सबसे पहले अगर मैं स्कैंडियम से स्टार्ट करूं, कहां से करूं दोस्तों? स्कैंडियम से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बताइए। 3D, हेलो हेलो, 3D1 4s2। ठीक है, 3D1
4s2। बोलते रहोगे तो उतना ही क्लास अच्छा जाएगा, मैंने पहली बार बोल चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या होगा, स्कैंडियम का 3d1 4s2। अब कहना ये है ना दोस्तों कि अगर मैं ये बोलूं कि भैया स्कैंडियम जो है सॉरी 2+, स्कैंडियम 2+ जो है ना, ये जो कंपाउंड है ना, इसका कलर कुछ होता है। देखता हूं अगर मैं आगे कुछ चिपका रखा हो। हाँ, स्कैंडियम 3+ तो कलरलेस होता है, स्कैंडियम 2+ कलर्ड होगा। चलिए बताता हूँ। स्कैंडियम 2+ जो है, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे ना ये कलर्ड कंपाउंड होता है। कैसा होगा, स्कैंडियम 2+ कलर्ड होगा। रीजन क्या है कि अगर मैं स्कैंडियम 2+ बोलूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2+ का मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया कि निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3d1 बचेगा कि नहीं बचेगा दोस्तों? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, 3d1 बचने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों को d ऑर्बिटल्स पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ये रहा आपका d ऑर्बिटल, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये रहा 1 2 3 4 एंड 5। पहला क्या होता है, dxy dyz dzx, और यहाँ पे क्या हो जाता है, dx² माइनस y², और ये क्या हो जाता है आपका dz²। यही 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d के, और ये 5 के 5 ऑर्बिटल्स इनिशियली जो है ना वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्कैंडियम एटम था, तो इनके जो मान लीजिए dxy dyz dzx dx² माइनस y² dz², ये डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। कैसे होते हैं बताइए, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि भैया ये जो 5 ऑर्बिटल है ना, ऑल आर एनर्जी सेम। यहाँ पे जो 5 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, इनका डीजनरेट का मतलब क्या हुआ कि ऑल आर इन सेम एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे dxy की बात करिए, चाहे dyz चाहे dzx, और dx² माइनस y² dz² जो है, इनकी एनर्जी क्या है, शुरुआत में दोस्तों सेम होती है। अब एक बात बताइए कि स्कैंडियम का ये रहा +1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसमें? स्कैंडियम 2+ में कितना, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, अब ये स्प्लिट कर जाता है। अगर इसके टच में कोई चार्ज आए ना, इस ऑर्बिटल के कोई टच में अगर कोई चार्ज आता है, तो वो क्या करता है, स्प्लिट कर जाता है ऐसे 2 ऑर्बिटल्स में। कैसे, ऐसे 2 ऑर्बिटल्स में, दो मतलब ग्रुप में, बंचेस में ये स्प्लिट कर जाता है। पहला dxy dyz और dzx, ठीक है। और इधर कौन सा हो जाता है, dx² माइनस y² और dz²। ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये अलग अलग एनर्जी में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। क्या मैं इसको d ऑर्बिटल बोलूंगा, डी ऑर्बिटल? और ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये स्प्लिट हो जाता है 2 पोर्शन में। पहला जो स्प्लिट होता है इसको हम बोल देते हैं इजी ऑर्बिटल, और इसको हम क्या बोल देते हैं बताइए, T2g ऑर्बिटल। पहले वाले को जो दो दो एक साथ होते हैं, dx² माइनस y² dz², इसको हम क्या बोल देते हैं, इजी ऑर्बिटल। और नीचे जो है 3 डब्बे जो आप लोगों को दिख रहे हैं, dxy dyz dzx, इसको हम क्या बोल देते हैं, T2g ऑर्बिटल, T2g, ठीक है। इनका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, डबली डीजनरेट। डबली डीजनरेट का मतलब सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि भाई 2 ऑर्बिट, डबली का मतलब दो, ये दोनों जो एनर्जी ऑर्बिटल्स है ना, dx² माइनस y² dz², इनकी एनर्जी क्या है, नियरली सेम है। तो यहाँ पे देखिएगा नियरली सेम मैंने बता दिया है। और T2g का मतलब क्या होता है, ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट का मतलब कि यहाँ पर dxy dyz dzx, इन तीनों की एनर्जी कैसी है, सेम है। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या कहानी होने वाली है कि ये जो 3d1 है ना, ये देखिए
3D1 ये क्या करता है, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पर। अब यहाँ पर हो सकता है वह तीनों में से किसी के पास होगा, क्योंकि एनर्जी तीनों का सेम है। तो मैं मान लेता हूं दोस्तों कि वो कहाँ है, T2G में है। कहां पर है वो, DXY में, चाहे DYZ किसी एक में भी है। हमने क्या करा कि ये जो कंपाउंड था इसको हमने कहीं भी रख दिया, तो अब क्या होगा कि यहाँ से एक रे आएगी, कोई भी एक वेवलेंथ आएगी और इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगी। क्या पड़ेगी, वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, जो भी हो, वो इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी। तो जब ये एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये एच म्यू एनर्जी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और ये एक्साइट होकर के कहाँ चला जाएगा, बताओ दोस्तों, T2G से कहाँ चला जाएगा, इजी में। कहाँ जाएगा, देखिए ये T2G है और T2G से एक्साइट करके कहाँ चला जाएगा, इजी में जाएगा कि नहीं जाएगा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, अब T2G से कहाँ गया, इजी में गया। एनर्जी इसने, मान लीजिए कि ई एनर्जी या एच म्यू बोल दीजिए, एनर्जी वो क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो अब यहां से वो यहां गया और बहुत कम टाइम के लिए इजी में रहेगा, और इजी में से फिर वो क्या करेगा, वापस कहाँ आ जाएगा, T2G में। कहाँ आ जाएगा बताइए वो, जी मैम। इजी से वापस फिर वो कहाँ आ जाएगा, T2G में वापस आ जाएगा। और जैसे ही वो आएगा ना, तो जितनी उसने एनर्जी क्या करी थी, यहाँ से लैम्डा जो एब्जॉर्ब की थी, चलिए इसको मैं ना अब बाद में दिखाता हूँ। यहाँ से इसने क्या करा कि एनर्जी इसने E इक्वल्स टू एच म्यू एब्जॉर्ब करा था, और जैसे ही वापस आएगा ना, तो ये कुछ एनर्जी वेवलेंथ के फॉर्म में इमिट करेगा। समझ गए आप लोग, किसके फॉर्म में, E डैश इक्वल्स टू एच म्यू। उसकी एनर्जी अलग होने वाली है, वो कुछ एनर्जी इमिट करेगा, और वो जो एनर्जी इमिट करता है ना इन फॉर्म ऑफ लाइट, वही हमारी आंखों से दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग रेड कलर, जैसे कि कुछ जैसे गर्ल्स वगैरह, कुछ लोग अपने पैर में नहीं, जब शादी वादी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग लगाते हो, तो वो रेड क्यों दिखाई देता है भाई, कि वो कोई कलर क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर, वो कलर लाइट एब्जॉर्ब करके रेड कलर की विजिबल लाइट वो जो है वो इमिशन करते हैं, जो हमें दिखाई देता है। तो वो किसकी वजह से होता है, डी डी ट्रांजिशन की वजह से। अब आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये रहा, देखिएगा, ये रहा आपका डी सब सेल, और ये डी स्प्लिट होके किस में गया, एक तो आपका इजी, और दूसरा किस में गया आपका, बताइए, T2G। T2G गया कि नहीं गया, बताइए आप लोग। यस सर। इसका अलग फॉर्मेट। यस सर। और यहाँ से जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट करके, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट करके इजी में गया, और इजी से फिर वापस क्या हो गया, अगर मैं अलग यहाँ पर बनाऊं आप लोगों के लिए, तो ये रहा भाई आपका इजी, और ये रहा आपका T2G। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है वो वापस आएगा, तो यहाँ पे तो उसने क्या करा, E इक्वल्स टू एच म्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हुआ, T2G से, यानी कि लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे गया, हाई एनर्जी पर, और यहाँ पे हाई एनर्जी से वापस लो एनर्जी में आएगा, तो कुछ वो लाइट इमिट करेगा, वही लाइट हमें दिखाई देगी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो T2G है, ये भी डी ऑर्बिटल है, और ये जो T2G है, क्या ये भी डी ऑर्बिटल है कि नहीं, यस दोनों सर। डी ऑर्बिटल के ही पार्ट है ना। इजी भी डी ऑर्बिटल है, और T2G भी क्या है आपका, डी ऑर्बिटल है। तो आप इसको क्या बोलोगे भैया, कि कलर ये क्यों शो करते हैं, ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ऑल ट्रांजिशन एटम, ठीक है, यहाँ पे लिखिए आप लोग, ऑल ट्रांजिशन एटम शो कलर ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। किसकी वजह से शो करते हैं ये लोग,
डी डी ट्रांजिशन की वजह से, क्योंकि डी में से डी का लोअर एनर्जी से डी के हायर एनर्जी पे जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो वापस जब आता है तो एनर्जी कुछ इमिट करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, और वही एनर्जी हमें दिखाई देती है। ठीक है, सो इतना उम्मीद करता हूँ डन हो गया होगा। आप देखिएगा, एक तो इजी T2G के फॉर्म में लिखा होगा, और कहीं कहीं ना आप लोगों को ऐसे भी लिखा होगा, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल के लिए, कि T2G1 से कहाँ जा रहा है, इजी में, ऐसे भी कुछ जगह लिखा होगा। ठीक है, ये रहा आपका डी वाला, तो ये वाला भी आप देख लीजिए, अलग अलग फैशन में अलग अलग जगह लिखा हुआ। तो रीजन आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, तो उनको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि जैसे देखिए कि ये रहा, ये वाला मैंने एनर्जी लेवल मैंने बताया नहीं है, खैर उसकी जरूरत है नहीं, जब हम आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में तो एक बार हल्का सा आपको बता दूंगा कि एनर्जी पहले बढ़ती है फिर ये स्प्लिट होता है। तो ये इजी सेट है, और ये क्या है आपका T2G सेट है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जंप करके जाए फिर वापस आए तो एनर्जी इमिट करेगा, और यहाँ पर कुछ है नहीं। सो अब यहाँ पे लिख लीजिएगा भैया, डी ट्रांजिशन की वजह से ये ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। दो फैक्टर और है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आता रहेगा। अब चलिए ना कि भैया कौन कलर शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा, क्या कलर होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों कि मैं आप लोगों से यहाँ पे एक एग्जांपल्स के साथ कह रहा हूं कि यहाँ पे आप देखिएगा, मेरे पास जो है ना Cu2+ है। क्या है, Cu2+ है। ध्यान से सुनिएगा, रेंज की बात करते हैं यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए ना कि 400 नैनोमीटर या पिकोमीटर, जो भी इसका यूनिट है चेक करना पड़ेगा, और पिकोमीटर मान लीजिए, अगर इतनी वेवलेंथ है तो वो क्या हो जाएगा, वो 400 से 430 पिकोमीटर अगर है तो वो कैसा कलर शो करेगा बताइए आप, वॉयलेट कलर। ठीक है, कैसा कलर शो करेगा वो, वायलेट कलर। अगर 430 से 490 रहेगा तो वो ब्लू कलर का वेवलेंथ तो इमिट करेगा, और मान लीजिए कि 490 से 560 है तो ग्रीन कलर का होगा वेवलेंथ, और अगर मान लीजिए कि 560 से 580 पर येलो, 580 से 620 पर ऑरेंज, और 620 से 800 तक वो है रेड कलर का होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहना क्या है, ये जो है ना विब ग्योर है। विब का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, विब का मतलब ये रहा विब, वी व, ठीक है, तो आई हम लोग साइलेंट रखते हैं, वीब GYOR। क्या ये विब ग्योर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। यहाँ पर आई जो आपका नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपका सर्कल। अब रीजन ये है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये जो कॉपर मेटल है ना, अगर ये वॉयलेट कलर क्या करता है, वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है दोस्तों, वॉयलेट कलर अब अगर ये वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ध्यान से सुनिएगा, वॉयलेट के सामने वाला कलर कौन सा है, येलो कलर है कि नहीं। यस सर। अगर ये वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ये कॉपर इमिट कौन सा कलर करेगा, तो वो है येलो कलर। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर वो येलो कलर एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट कौन सा कलर करेगा, वो वॉयलेट। वायलेट। सिमिलरली आप आ जाइए रेड के केस में, तो अब ध्यान से बताइए कि अगर देखिएगा, अगर वो क्या करता है कि रेड कलर अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो इमिट कौन सा कलर करेगा, ग्रीन, और ग्रीन। ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सा इमिट कलर अगर करेगा, वो रेड कलर। रेड। कॉपर के पास आ जाइए आप लोग, और यहाँ पे बताइए, अगर ये भाई साहब कॉपर जो है वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रेड, रेड इन्होंने लिया तो इमिट कौन सा कलर करेंगे ये भाई साहब, ग्रीन कलर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अगर मैं आप यहाँ से आप लोगों को बोलूं कि भाई यहाँ पे अगर यही जो कॉपर वाले साहब है ये क्या कर रहे हैं, ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इमिट कौन सा कलर करेंगे, ऑरेंज। ठीक है,
ऑरेंज कलर इमिट करेगा। अगर ये ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लू इमिट करेगा। तो इतना समझ में आ गया कि भाई कौन सा कलर क्यों कर रहा है। तो पहला तो रीजन कि डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर इमिट कर रहा है, और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो सर्कल है वो मैंने बता दिया कि अगर वॉयलेट अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो इमिट करेगा, अगर ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है तो रेड इमिट करेगा, ब्लू कर रहा है तो ऑरेंज करेगा, या इसका वाइस वर्सा आप लोग देख लीजिए। अब बात आती है कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि भाई लो एनर्जी डी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आपका एक्साइट हो रहा है, और जिसकी वजह से फिर वापस आ रहा है तो लाइट जो है इमिट कर रहा है। ये इसका प्रोसेस था। अब आगे बढ़ते रहते हैं इसमें, तो एक चीज और आता है कि भैया ये कहाँ कहाँ डी ट्रांजिशन होगा, कहाँ नहीं होगा, उन सब चीजों को बता देता हूँ। ये रहा आपका डी ऑर्बिटल 1 2 3, ये आपका 4, और ये अगर स्प्लिट होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में तो ये हो जाएगा आपका 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल कहाँ चले जाएंगे दोस्तों, नीचे। यही होगा कि नहीं होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, T2G, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इजी सेट। अब ध्यान से सुनिएगा, स्कैंडियम 3+, क्लास का टाइम ओवर हो गया था, नहीं तो मत है, हो रहा है ना, तो अच्छे से कलर वाला अच्छे से हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए स्कैंडियम 3+ आप लोग देख रहे हो, यस सर। ये रहा स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या निकलेगा कि अगर मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं तो ये रहा स्कैंडियम 3D1 4s2। यही होगा कि नहीं होगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? जल्दी जल्दी बताओ यार। यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि भैया 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। क्या यहां पर अगर मैं चेक करूं तो 3D 0 होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। जब 3D 0 होगा तो यहाँ पे देखिएगा स्कैंडियम 3+ के लिए मैं यहीं पर रहने देता हूँ, इसी के रिस्पेक्ट से सबको समझाऊंगा। यहाँ पर अब 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या एक्साइटेशन होगा, D2D ट्रांजिशन पॉसिबल है क्या? नो सर। तो जब D2D ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है तो क्या यहाँ पर कोई कलर शो करेगा क्या? नो सर। तो ये कैसा हो गया, कलर। कलर। ठीक है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन होता तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाता और वो शो करता, लेकिन ऐसा कोई कहानी नहीं है। सो आप देखिएगा, अगर आपको कहीं भी D0 क्या D0 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि D2D ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल, ट्रांजिशन इज नॉट possible, that's why colorless। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे। अब D0 जहां भी आपको दिख जाएगा क्या वो कलरलेस होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, क्योंकि वहां पे D2D का है, पॉसिबल ही है ट्रांजिशन। अब आ जाइए, अब यहाँ पे टाइटेनियम में देखिएगा, टाइटेनियम में यहाँ पर 3+ दिया हुआ है, और इसके लिए पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम 3D2 4s2। अब एक बात बताइए, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या यहाँ पर 3D1 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। अब बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर आपको कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन दिख गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिख गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन तक आपको दिख गया, मतलब कि वो कलरफुल है। क्या है वो? कलरफुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एनर्जी लेगा और एक्साइट करके यहाँ पे जाएगा, वापस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, यानी कि ये कलरफुल होगा, ट्रांजिशन शो कर रहा है। चलिए आ जाइए, अगर मैं यहीं पे आप बोल दूं कि भैया टाइटेनियम 4+, क्या ये कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा? कलरलेस।
अब देखिए टाइटेनियम 4+ का मतलब कि भैया यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है टाइटेनियम में, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 0 हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये कलर्ड शो नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, अब आ जाइए वेनेडियम 3+ में आ जाइए, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम 3+, यानी कि वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो देखिएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम एंड वेनेडियम, तो 3d3 4s2, टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से 1 चला गया, तो इसके पास बचेगा कितना, 3d2, और यहाँ पे देखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि भैया इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेशन होगा ही होगा। ठीक है, क्या एक्साइटेशन होगा, मतलब कि भैया ये कलर्ड शो करने वाला है। समझ में आया आप लोगों को इतना? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब ध्यान से सुनिएगा, D0 वाला तो आपको कलर कभी शो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर D to D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब आ जाइए, अगर मैं आप लोगों से यहीं पे साथ में ऐड कर दूं कि भैया D1, D2, D3 से ले करके अगर ये D9 तक जाएगा, तो these all configurations, these all configuration show colors, क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे D9 तक क्या है आपका ट्रांजिशन होगा और वो कलर शो करेंगे। क्यों शो करेंगे भाई, क्योंकि D to D ट्रांजिशन है। चलिए आ जाइए, यहाँ पर ना एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Cu क्या ले सकते हैं हम लोग, प्लस ले सकते हैं, तो कॉपर 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 Cu+, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? 3d5 कॉपर क्रोमियम नहीं है, 3d10 4s1। 3d10 4s1 यही होता है ना? यस सर। अब एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पर जो है ना पूरी कहानी कुछ साफ है, इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें। +1 का मतलब क्या, 4s1 से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अभी भी ये तो मेरा कॉपर का था, Cu+ का क्या हो जाएगा, 3d10। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिए पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सारी मुद्दा जो है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 1 2 1 2 1 2, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। 3d10 है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नीचे से T2G से 1 इलेक्ट्रॉन जंप किया, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, क्या 2 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन? नो सर। पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या यहाँ पर D to D ट्रांजिशन पॉसिबल है D10 के केस में? नो सर। नो सर। अब यहाँ पे D to D जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि भाई साहब यहाँ पर आप लिख लीजिए कि इन केस ऑफ, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, D10 के केस में D to D ट्रांजिशन, D to D ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल, और जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये कलर्ड शो नहीं करेगा, तो D10 भी क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस होने वाला है, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एक बात बताइए, Cu+ कैसा होगा, कलरलेस। अब मैं यहीं पर बोलूं कि भैया Cu2+ की बात करता हूं, क्या ये कलर्ड होगा कि कलरलेस? हाँ, चलिए अब Cu2+ की बात करते हैं, तो Cu2+ में क्या यहाँ पर 3d9 होगा कि नहीं होगा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए देखिए आप यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, नीचे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ऊपर 9 भरूंगा तो मान लीजिए कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 8 ये 9, ठीक है। अब ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हो ना, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में, और इस वाले ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये रेड वाला जंप करके जाएगा, रेड कलर करता हूँ,
ये रेड वाला यहाँ गया और फिर थोड़ी देर में वापस ऐसे आएगा तो एक लाइट इमिट करेगी, यानी कि D9 कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन होगा, तो अब ये कलर शो करेगा। तो यहीं पर Cu+ जो है ना वो आपका क्या है, कलरलेस है, लेकिन Cu2+ क्या है, कलर्ड कंपाउंड होगा। कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड। तो अब क्या होगा, आपको यहीं से पता चल गया ना, D1 से D2 D3 D9 तक जाइए कलर्ड मिलेगा, और D0 और D10 क्या होंगे, सारे के सारे कलर्ड लेस होंगे, क्योंकि वहां पर D2D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर कहीं भी आपको ऐसे दिया हो, क्या दिया हो, Mn3+, तो आप चेक करिए कि भैया D1 से D9 तक होना चाहिए, D0 D10 नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे कैसे होंगे, कलर्ड होंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों में किसी को? नो सर। नो सर। Zn2+ जो है वो आपका कलर लेस है, लेकिन Cu2+ जो है आपका ब्लू कलर का कलर सोल्यूशन शो करता है। D8 D9 जो है ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन आपके क्या होंगे, कलर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे D2D ट्रांजिशन पॉसिबल है। चलो, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, अभी ना 4-5 मिनट बाकी है और मैम से थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट लिए हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट। चलिए दोस्तों, सो अब मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 4D हो चाहे 5D हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आयरन के केस में Fe3+ और Fe2+ में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से कलर बदला कि नहीं बदला, देख रहे हो आप लोग? यस सर। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैग्नीज में भी आप देखिए Mn3+ है तो D3D4 है, और Mn2 में क्या है, 3D5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट बदलेगा तो अंदर के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D में वो बदल जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रांजिशंस बदल जाएंगे, तो कलर भी ऑब्वियसली हमारा बदल जाने वाला है। चलिए, मुद्दा वो नहीं था। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, वो है मैग्नेटिक मोमेंट। कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आप लोग समझ गए होंगे। न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे आगे तो कंप्लीट करेंगे। बात आती है मैग्नेटिक मोमेंट की, कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो, और यहाँ पे कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। सो आप लोगों के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक एम जो है पूरा लिख ही देता हूं मैं, मैग्नेटिक मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, म्यू से। और इसका जो फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2 bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। bm का मतलब क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। क्लियर हुआ? फॉर्मूला नोट करिए आप लोग। कर लिया आप लोगों ने? यस यस सर। सर। डन सर। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n+2। ठीक है, अंडर रूट में ये सारी चीजें, bm जो यूनिट होता है, इसका मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। अब बात आती है म्यू क्या, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है, और यहाँ पे n जो है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या है, n क्या है यहाँ पर बताइए आप लोग, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, अब आ जाइए, आप लोगों के साथ थोड़े बहुत एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहने वाला। और मैम को हम लोग साथ में देखते रहेंगे। चलिए, एक बात बताइए, मैं सबसे पहला जो हमने कौन लिया था, स्कैंडियम, और यहाँ पर हमने लिखा था स्कैंडियम 2+ ले लेते हैं।
ठीक है, क्या लेते हैं हम लोग, स्कैंडियम 2+। अब आप बताइए इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d1, सॉरी लिख ही देता हूँ, स्कैंडियम 3d1 4s2, ये तो नॉर्मल है, लेकिन स्कैंडियम +2 का निकालेंगे तो क्या 4s2 का ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. तो हमें बचेगा क्या, 3d1 बचेगा। अब हमारा सीन क्या हो रहा है, 3d1 का मतलब आप समझिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि वो कोई कॉम्प्लेक्स था, और डी में जब आप इलेक्ट्रॉन फील करोगे तो ऐसे ही फील करोगे कि ये रहा आपका ऑर्बिटल 1 2 3 4, और ये जो है ना फर्दर स्प्लिट हो गया है इसमें, इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। कोऑर्डिनेशन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। अब एक इलेक्ट्रॉन में फील करूंगा तो ये देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन है 3d1 के लिए, क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पेयर्ड का मतलब आप ध्यान से सुनिएगा कि मान लो कि ये 4s2 है, और इसमें देखिए एक, तो एक अपोजिट स्पिन का है, दूसरा उसके अपोजिट स्पिन का है, दोनों पेयर्ड हैं, तो इनको हम बोलेंगे कि भैया पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर किसी भी कंपाउंड में आपको अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे कि वो भैया पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। कैसा है वो? Paramagnetic. 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 बहुत बढ़िया। स्कैंडियम के बाद अगर मैं बात करूं तो टाइटेनियम आता है, फिर वेनेडियम आता है। वेनेडियम की अगर मैं बात करता हूं तो वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ले लेते हैं। क्रोमियम 3+ की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि क्रोमियम 3+, यानी कि पहले तो 3d5 4s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 3d3 बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. Yes, समझ sir. गए आप लोग कि भाई क्रोमियम 3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 निकला तो 3d3 ही बचा। तो अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो सबसे पहले कैसे फील करेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग फीलिंग रॉन्ग मत करिएगा। कुछ लोग ऐसे भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इसमें भरना है, नहीं, ऐसे नहीं भरना है। कैसे भरना है कि सबसे पहले एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और उसके बाद अगर ज्यादा होगा तो फिर हम आगे उसी में भरेंगे। इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. बताइए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3. 2. अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 3 है ना, एक ये 3. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक ये अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। ठीक है, तो अब मैं बोलता हूं कि भैया बोर मैग्नेटॉन म्यू की वैल्यू बताइए क्रोमियम 3+ के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये रहा क्रोमियम 3+ का म्यू, निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 3+2, और ये आपको निकल के आने वाला है 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 15। क्या म्यू की वैल्यू जो है, अगर 16 होता, √16 होता तो 4 आता कि नहीं आता? Yes, sir. Yes, sir. बताइए उससे कम है तो क्या होगा, 3.9 समथिंग मान लेते हैं, 3.9 समथिंग म्यू की वैल्यू आएगी। चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं क्रोमियम के बाद आता हूं कोबाल्ट के पास, किसके पास, आयरन, क्रोमियम के बाद क्या आता है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट। कोबाल्ट का इसको मैं बोल देता हूँ कि भाई ये 3+ है, और 3+ है, इसका कहने का मतलब आप समझिएगा कि 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, 7 + 2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो सीधा आपको जो कॉन्फ़िगरेशन निकलने वाला है वो क्या हो जाएगा, 3d6 होगा कि नहीं? Yes, sir. ऑफ कोर्स 3d6। चलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हम फील करते हैं, तो फील करोगे तो ये 1 2 3, फिर उसके बाद 4 and 5 and then 6, यही होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, और उसके बाद अगर ज्यादा होगा तो फिर पेयरिंग करना हम लोग शुरू करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे n की वैल्यू का मतलब 4. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि n की वैल्यू क्या कितना निकलेगा यहाँ पर,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए आ जाइए, देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, यहाँ पे पेयर्ड नहीं है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी क्या अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, लेकिन ये पेयर्ड हो गया कि नहीं हो गया? पेयर्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर? एन की वैल्यू 4. 4. क्लियर। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गया है। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर कोबाल्ट 3+ का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू √n + n + 2 bm। एन की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, म्यू कितना आ जाएगा? तो 4 and 4 + 2, तो ये कितना हो गया? bm। ये क्या हो जाएगा? 624 √24 हो जाएगा। और यहाँ से जो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? तो 4 पॉइंट मान लीजिए 80 समथिंग। ठीक है, क्योंकि अगर 25 होता तो 5 होता, लेकिन उससे 1 यूनिट कम है तो 5 से वैल्यू ऑब्वियसली कम होने वाली है, तो हम क्या बोलेंगे? 4.8 या 9 समथिंग। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. अब आ जाइए, कोबाल्ट के बाद क्या आता है? हेलो मैम, Yes, sir. सॉरी मैम, थोड़ा सा टाइम ले लूँ अगर कोई ऐसा। बात नहीं. Okay. थैंक यू मैम। सो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि अब सुनिए कि अगर कोबाल्ट के बाद हम आते हैं कॉपर के पास। कहाँ आते हैं? कॉपर। कॉपर अगर मैं 2+ की बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा शुरू में होगा 3d10 4s1, लेकिन 2+ यानी कि ये इसका रिजल्टेंट क्या निकलने वाला है? 3d9। यही होगा कि नहीं होगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सर चलिए Yes, sir. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब हम 9 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 तो हमने भर लिया। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो हमें पेयरिंग करना पड़ेगा, एंड देन 6 एंड देन 7 एंड देन 8 एंड 9। अब एक बात बताइए, ये भी मेरा पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये सारे किसी काम के नहीं है, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं यहाँ पर? Yes. तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट यानी एन की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू 1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा तो म्यू की जो वैल्यू आपको निकल के आएगी वो देखिएगा, ये हो जाएगा n और n + 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √1 सॉरी ये हो जाएगा √1 + 2। तो ये 3 हो गया, और 3 की वैल्यू 4 होता तो 2 होता, तो यानी कि जो म्यू की वैल्यू आएगी वो √3 आएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 पॉइंट जो भी आप समझ लीजिए कि 5 यूनिट समथिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. मोमेंट निकाल लोगे आसानी से? Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कंफ्यूजन नहीं होगा। एक चीज और आप लोगों को जाते जाते समझा देता हूँ। सो मैग्नेटिक मोमेंट का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? ठीक है, देखिए हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट एन की वैल्यू यहाँ पर है, और यहाँ पर जो ना म्यू का फॉर्मूला आप देखिएगा, ये रहा आपका n, और यहाँ पे n + 2 bm की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर 1 है, तो म्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी, और ये रहा आपका म्यू की फाइनल वैल्यू। यहाँ पे म्यू की वैल्यू पुट करोगे तो 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 + 2, ये जो कि √ कितना निकल के आएगा? 3 निकल के आएगा। अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 + 2, तो 4 √8 आएगा। कैलकुलेट करते रहिएगा। अगर n की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी 3 + 2, ये आपका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 4 की वैल्यू पुट करूं तो जो म्यू की वैल्यू होगी वो आप चेक करिएगा। 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 + 2, तो यहाँ पे 6 √24 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर 5 रखूं तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 + 2 5 7 35। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 35। इतना क्लियर हो रहा है क्या? Yes, सर sir. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसके पीछे एक एनालॉजी लेते हैं। अगर मान लीजिए कि √4 होता, मान लेते √4 होता, यहाँ पे √9 होता, और यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे क्या होता? 16, 1 यूनिट ज्यादा होता, यहाँ पर 25 होता, और यहाँ पर क्या होता?
36 होता। अब बताइए 3 था तो यहाँ पे 4 है, 8 है तो 9 है, 15 है तो 16 है, 24 है, 25 है, 35 है। यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो 2 आएगी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 आएगी, यहाँ पर 4 आएगी, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6 आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही डिजिट कम है ना हर जगह, 4 के बजाय 3, 9 के बजाय 8। तो अब जो मुझे वैल्यू आने वाली है ओबियसली लेस देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 5, लेस देन 6 आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. तो अब बोर मैग्नेटॉन म्यू की जो वैल्यू आ रही है बोर मैग्नेटॉन वो आएगी, यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रहा, आप लोग समझ लीजिएगा कि ये हो जाएगा 1.87। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर निकल के जो आने वाला है इसके रिस्पेक्टिव में ये हो जाएगा 2 पॉइंट मान लेते हैं 9 समथिंग। ये क्या हो जाएगा 3 है ना, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 3.96 समथिंग। ये क्या हो जाएगा 5 है तो ये हो जाएगा 4.97 समथिंग। कुछ भी ये आखिरी का डिजिट जो है वो रफली ले रहा हूं मैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा 5 है तो 5.8 सम जो भी आएगा इसकी वैल्यू। अब ध्यान से सुनिएगा कहने वाला क्या हो। आप ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 पॉइंट समथिंग आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। Yes, sir. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो आपकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रही है। अगर n की वैल्यू 3 दी हुई है तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। अगर 4 दिया हुआ है तो bm की जो वैल्यू आ रही है वो 4 पॉइंट समथिंग आ रही है। और अगर 5 दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 पॉइंट समथिंग। तो अगर MCQ में अगर आपको बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू ऐसे दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, ये जो म्यू की वैल्यू है म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n प्लस सॉरी क्या हो जाएगा n+2 जो है ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करोगे और ऑप्शन में चेक करोगे कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग ऑप्शन में दिया है कि नहीं। कैलकुलेट नहीं करना है आपको n+2 लगा करके, ठीक है। यस सर। yes sir, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग में आंसर चेक करो, 2 है तो 2 पॉइंट, 3 है तो 3 पॉइंट, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन आने वाला है। चलिए थैंक यू सो मच। मैंने बहुत बोर करा लग रहा है आज, सो मैं ये अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा।